वो बिरजू डाकू और रामदत्त के साथ झोंपड़े में चला आया। झोंपड़े में एक मिट्टी के तेल की लालटेन रोशन थी। जमीन पर छोटी दरी बिछी थी। एक चारपाई भी थी जिस पर सादा सा बिस्तर लगा था। चारपाई के पास दो मुड़े पड़े थे। बिरजू डाकू चारपाई पर बैठ गया। रामदत्त और शाहद अली सामने मुड़े पर बैठ गए। बिरजू डाकू ने सिरहाने के नीचे से सिगरेट का पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाया और रामदत्त से कहा, इस कालीकट ने तुम्हें बड़ी तकलीफ दी होगी। मुझे मालूम है रामदत्त, मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। समझ लो कि इसकी जिंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। इतने में एक डाकू चाय के गिलास लेकर आया। वो सब चाय पीने लगे। बिरजू डाकू ने अचानक मुजाहिद शाहद अली की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? शाहद अली ने कहा, मेरा नाम हैदर खान है। बिरजू डाकू ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो? शाहद अली कमांडो ने पहले ही सब कुछ सोच रखा था। इसने कहा, मैं मुंबई में पुराने फर्नीचर खरीदो फरोख्त का धंधा करता हूँ। इलाके का थानेदार एक बार मेरी दुकान पर आया। इसको एक सोफा सेट पसंद आ गया। कहने लगा, ये मेरे फ्लैट पर पहुंचा दो। मैंने कीमत बताई तो बोला, मुझसे कीमत मांगते हो, जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैंने कहा, जानता हूँ कि आप इलाके के थानेदार हैं, लेकिन ये मेरा धंधा है। मैं सोफा सेट की कीमत लिए बगैर आपको ले जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। इसने मुझे बहन की गाली दी तो मुझे तैश आ गया और मैंने उसे उठाकर फर्श पर पटक दिया। शाबाश शाबाश, बिरजू डाकू बोल उठा। फिर क्या हुआ? रामदत्त ने पूछा। शाहद अली ने कहा, बस थानेदार मेरा दुश्मन हो गया। 2 रोज बाद पुलिस के गार्ड लेकर मेरी दुकान पर आया। हमें इतला मिली है कि तुम हीरोइन बेचते हो, और इसके साथ ही पुलिस ने मेरी दुकान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। खुदा जाने कहां से एक सिपाही ने हीरोइन की थैली बाहर निकाली और कहा, सर ये है हीरोइन जो इसने यहाँ छुपाई हुई थी। इसी वक्त पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई। थानेदार तो मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। इसने जलाद कालीकर से मिलकर मुझे पत्थरगढ़ किले में पहुंचा दिया, जहां इसी रोज से मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा था। ये तो भला हो भाई रामदत्त का कि इसको मेरा ख्याल आ गया और ये मुझे भी वहां से निकाल कर ले आया। बस ये मेरी दास्तान है। बिरजू डाकू ने कहा, ठीक है, अब तुम दूसरे झोंपड़े में जाकर सो जाओ, बाकी बातें कल होंगी। बिरजू डाकू ने एक डाकू साथी के हमरा मुजाहिद शाहद अली को भेज दिया। जब शाहद अली चला गया तो बिरजू ने रामदत्त से कहा, रामू तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कहीं पुलिस का आदमी तो नहीं? रामदत्त बोला, गुरु कैसी बात करते हैं, अगर ये आदमी पुलिस का मखबर होता तो तुम्हें जेल तोड़ने देखकर दिहाई देने लग जाता कि मुझे भी साथ ले चलो। ये लोग मुझे मार डालेंगे, मगर इसने कुछ नहीं कहा था, बल्कि उल्टा मैं इसे अपनी मर्जी से साथ ले आया हूँ। ये बेचारा मेरी तरह फंस गया है, क्यों ना इसे भी जलाद कालीकर से मुक्ति दिला दूं। बिरजू डाकू ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा, तुम चाहे कुछ कहो, मुझे इस आदमी पर शक है, ये झूठ बोल रहा था। ये आदमी असल में कोई और है। ठीक है, तुम भी जाकर आराम करो, सुबह देखा जाएगा। शाहद अली कमांडो साथ वाली झोंपड़ी के अंदर दरी पर लेटा सोच रहा था कि कहीं उल्टी आंतें गले ना पड़ जाएं। पुलिस की कैद से तो निकल आया हूँ, इन लोगों को मेरी असलियत का पता चल गया कि मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ तो मेरे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। हो सकता है कि बिरजू डाकू किसी पुलिस अफसर की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसे पुलिस के हवाले कर दे। शाहद अली ने फैसला किया कि वो इन डाकुओं के डेरे से भी सुबह मौका पाकर भाग जाएगा। अभी तक डाकू लोग इसके साथ अच्छा सलूक कर रहे थे और बज़ाहिर इसे हर किस्म के चलने फिरने की आज़ादी दी थी। शाहद अली जब दिन चढ़े उठा और झोंपड़ी से बाहर आया तो बाहर 2 डाकू चेन गन लिए ऐसे खड़े थे जैसा पहरा दे रहे थे। मुजाहिद शाहद अली का माथा ठनका, मगर इसने यही ज़ाहिर किया कि जैसे कोई खास बात नहीं हुई। जब वो मुंह हाथ धोने के लिए करीबी तालाब की तरफ चला तो दोनों डाकू इसके दाएं बाएं होकर इसके साथ चलने लगे। मुजाहिद शाहद अली समझ गया था कि बिरजू डाकू ने इसे अपनी हिरासत में ले लिया है। इसने अनजान बनते हुए कहा, तुम लोग मेरे साथ क्यों चलने लगे हो? इनमें से एक डाकू ने हंसकर कहा, गुरु का ऑर्डर है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो शाहद अली की रक्षा नहीं बल्कि निगरानी कर रहे थे। ये फैसला बिरजू डाकू ने सुबह सुबह रामदत्त के साथ मशवरा करने के बाद किया था। इसने रामदत्त को मुंह अंधेरे अपने झोंपड़े में बुलाकर कहा था, रामू हम पत्थरगढ़ किले में अपना मुखबर भेजकर पता कराएंगे कि तुम्हारी कोठरी के साथ वाली कोठरी में जो कैदी बंद था वो कौन था और इसको किस जुर्म में वहां लाया गया था। रामदत्त ने कहा, गुरु इसकी क्या जरूरत है? बिरजू बोला, मुझे शक है कि यह आदमी पाकिस्तानी जासूस है और इसे जासूसी करने के जुर्म में किले में बंद किया गया था और इससे पूछगिछ हो रही थी। रामदत्त ने कहा, गुरु
अगर ये बात सच भी निकली तो हमें इससे क्या लेना देना। बिरजू ने कहा, अगर साबित हो गया कि ये शख्स जो अपना नाम हैदर खान बताता है वाकई पाकिस्तानी जासूस है तो हम इसे हुकूमत के हवाले करके हुकूमत की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। रामदत्त ने कहा। बिरजू डाकू बोला, तुम इन बातों को नहीं समझते। ये खुशनुदी आगे चलकर किसी मुश्किल में हमारे काम आ सकती है। फिर अब तुम क्या चाहते हो? रामदत्त ने पूछा। बिरजू डाकू कहने लगा, पहला काम तुम ये करो कि इस शख्स के झोंपड़े के बाहर अपने आदमियों का पहरा बिठा दो। वो तालाब पर दिन में सिर्फ एक बार जाए और हमारे 2 आदमी असला लेकर इसके साथ हों। इसके सिवा इस शख्स को झोंपड़े से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान मैं अपने मुखबर को कला पत्थरगढ़ भेज देता हूँ ताकि वो अपने तौर पर मालूम करे कि ये शख्स हैदर खान असल में कौन है। ठीक है गुरु, ऐसा ही होगा, रामदत्त ने कहा। चनाचे इसके फौरन बाद मुजाहिद शाहद अली के झोंपड़े के बाहर 2 मुसल्लह डाकू पहरा देने के लिए आ गए। शाहद अली समझ गया कि वो गड़े से निकलकर सचमुच कुएं में आ गिरा है। जब वो मुंह हाथ धोकर तालाब से वापस आया तो उसने देखा कि झोंपड़ी को 6-7 मुसल्लह डाकुओं ने घेरे में ले लिया हुआ था। वो शाहद अली की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। शाहद अली खामोशी से झोंपड़ी में आकर दरी पर बैठ गया। एक डाकू वहीं इसके लिए चाय का गिलास और एक रोटी ले आया। नाश्ते के बाद इसने झोंपड़ी से बाहर आने की कोशिश की तो एक हट्टा कट्टा दराज का डाकू स्टेन गन तान कर इसके सामने आ गया। बाबू, अंदर ही बैठे रहो। गुरु का हुक्म है कि तुम्हें झोंपड़ी से बाहर ना निकलने दिया जाए। इन डाकुओं से बहस बेकार थी। शाहद अली हालात को समझ गया था। वो चुपके से झोंपड़ी में वापस आकर दरी पर लेट गया और वहां से फरार कोई कारगर तरीका सोचने लगा। दूसरी तरफ बिरजू डाकू ने सुबह सुबह ही एक आदमी को शाहद अली के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कला पत्थरगढ़ की तरफ भेज दिया। इस आदमी ने वापस आकर बिरजू को बताया कि यह आदमी पाकिस्तानी जासूस है और कले में इसके दूसरे साथियों के बारे में पूछताछ हो रही थी। इसने यह भी बताया कि पुलिस की भारी नफरी मफरूर रामदत्त और हैदर खान की तलाश में जंगल की तरफ आने ही वाली है। बिरजू डाकू ने यह सुनते ही पहला काम यह किया कि शाहद अली के पांव में लोहे के मोटे कड़े डलवा दिए कि वो भाग ना सके। इसके दौरान हाथ भी पीछे बांध दिए। शाहद अली ने मुदाफत की कोशिश की मगर वो नहाता था और वहां राइफलें और स्टीन करने लिए 10-12 डाकू इसको घेरे में लिए खड़े थे। ये सब के सब खूनी लोग थे। शाहद अली किसी मौका के इंतजार में खामोश हो गया। बिरजू डाकू ने इसी वक्त अपने गिरोह को कूच का हुक्म दे दिया। शाहद अली को 6-7 डाकुओं ने अपनी हिरासत में लेकर जीप में सवार कर दिया और डाकुओं का ये गिरोह देखते ही देखते जंगल डेरा डंडा उठाकर एक तरफ को रवाना हो गए। सारा दिन डाकू जंगल की घाटियों और दुश्वार गुजार रास्तों पर सफर करते रहे। शाम के करीब इन्होंने एक बड़ी नहर पार की और एक पहाड़ी गार में आकर पड़ाव डाल दिया। शाहद अली को एक छोटे से गार में बंद करके बाहर 2 डाकुओं का पहरा बिठा दिया गया। इस दौरान शाहद अली ने रामदत्त या बिरजू डाकू से मिलने की बहुत कोशिश की ताकि इससे दरियाफ्त करे कि इसके साथ ये सलूक किस लिए किया जा रहा है, लेकिन इनसे मुलाकात की इजाज़त ना दी गई। शाहद अली बुरी तरह फंस गया था, लेकिन वो मायूस ना हुआ था। वो हर लम्हे वहां से फरार के तरीकों पर गौर करता रहता था। अभी तक इसे फरार की कोई तरकीब इसके जहन में नहीं आई थी। इतना वो समझ गया था कि डाकू को पता चल गया है कि वो कश्मीरी मुजाहिद है और वो हुकूमत या पुलिस से कोई खास मुराद हासिल करने के लिए इसे बहुत जल्द पुलिस के हवाले करेगा। अलीउल सुबह इससे पहले इसके जंगल से निकल जाना चाहता था, लेकिन इसके आस हर वक्त 6-7 मुसल्लह डाकू मौजूद रहते थे और फिर इसके पाँव में लोहे के कड़े भी डाल दिए गए थे, जिनकी वजह से भागना तो दरकिनार शाहद अली को चलने में भी सख्त दिक्कत हो रही थी। शाहद अली के पाँव में जो लोहे के मोटे कड़े डाले गए थे वो चाबी लगने से खुलते थे और चाबी लगने से ही बंद हो जाते थे। शाहद अली ने गार के अंदर जाते हुए इन्हें खोलने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सका। अगर इसके पास लोहे की कोई तार होता तो वो कड़ों के ताले खोल सकता था। वहाँ लोहे की तार इस कहाँ से मिलती? रात को इसके हाथों की रस्सी खोल दी जाती थी। इस नए पड़ाव पर आए डाकुओं को 2 दिन गुजर गए थे। तीसरे दिन रात को डाकुओं को कहीं से एक तवाइफ लाए और वहाँ रक्स सरूद की महफिल बर्पा हो गई। मुजरा शुरू हो गया। शराब लंडाई जाने लगी। छोटे से गार के अंदर बैठे शाहद अली को तवाइफ के गाने, डाकुओं के हाव खाव की आवाजें आ रही थी। जिस गार में शाहद अली को कैद किया गया था इसके दहाने के दरख्तों के मोटे तने रखकर बंद कर दिया गया था। बाहर 4 मुसल्लह डाकुओं का पहरा लगा दिया गया था, जो शाहद अली के लिए अचार वाली 2 रोटियां और पानी लेकर आता। दूसरे डाकुओं की मदद से दरख्त के बारी दहन उठाकर
गार में दाखिल होता और शाहद अली के आगे रोटी रखकर इसी तरह वापस चला जाता और गार के मुंह को इसी तरह बंद कर दिया जाता। रात के वक्त शाहद अली के हाथ खुले होते थे, सिर्फ पाँव में आहनी कड़े होते थे, जिसकी वजह से वो भाग तो नहीं सकता था लेकिन कदम कदम सकता था। इसने सोचा कि अगर वो खाना लाने वाले डाकू हलाक भी कर दे तो बाहर जो 4 डाकू राइफलें और स्टीन गन लिए पहरा दे रहे हैं, इनसे बचकर नहीं निकल सकता था। अगर ये लोग खूनख्वार डाकू थे तो शाहद अली भी कोई मामूली कैदी नहीं था। वो हर लम्हे इसी तलाश में रहता था कि वहां से फरार होने का कोई जरा सा मौका ही मिल जाए। आखिर इसे ये मौका मिल गया। जिस रात डाकुओं ने शराब और मुजरे की महफिल सजाई, इसी रात शाहद अली फोकस होकर गार्ड में बैठ गया। इसके कान बाहर तवाइफ के गाने और डाकुओं की हाउ हाउ की आवाजों पर लगे हुए थे। इसे मालूम था कि ये लोग बेतहाशा शराब लंडाएंगे और जो डाकू गार के बाहर पहरा दे रहे हैं वो भी शराब की बहती गंगा में 2-4 डुबकियां जरूर लगाएंगे। इसका अंदाजा दुरुस्त हो साबित हुआ। गार के बाहर जो डाकू पहरा दे रहे थे मुजरे की महफिल में तो ना गए, लेकिन इन्होंने शराब की 2-3 बोतलें वहीं मंगवा ली और अपनी अलग मंडली लगा ली और शराब पीनी शुरू कर दी। शाहद अली अंधेरे में गार के दहाने के पास आग दरख्त के मोटे मोटे शहतीर नमा टहनों के करीब बैठ गया और बाहर वाले डाकुओं की आवाजें गौर से सुनने लगा। वो समझ गया था कि पहरा देने वाले चारों डाकू भी शराब पी रहे हैं। अब वो इनके मदहोश होने का इंतजार कर रहा था। इसने फैसला कर लिया था कि अगर इन डाकुओं ने शराब पी पी कर अपनी सुध बुध खो दी तो वो लोहे के कड़ों समेत वहां से जंगल में निकल जाएगा और कदम कदम चलते हुए दिल निकलने तक जितनी दूर जा सका चला जाएगा। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वहां माल मुफ्त दिल बेरहम वाला मामला था। डाकू शराब खरीद कर तो लाए नहीं थे, पता नहीं शराब के किस ठेके पर दावा बोलकर वो शराब की बोतलें बोरी भर कर ले आए थे और बेतरेक पी रहे थे। शाहद अली की सारी तवज्जो गार के बाहर बैठकर पीने वाले डाकुओं पर लगी हुई थी। ये चारों डाकू पहले तो थोड़ी थोड़ी पीते रहे, जब जरा नशा चढ़ा तो उन्होंने भी शराब लंडानी शुरू कर दी। इन्हें शराब चढ़ गई। पहले इनकी बातें शाहद अली की समझ में आ रही थी, फिर इन्होंने नशे में खुदा जाने बकबकाहट शुरू कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाजें धीमी होने लगी। गार के बाहर सामने वाले दरख्तों के साथ एक लालटेन रात को रोशन करके लटका दी जाती थी। शाहद अली ने दरख्तों के मोटे टहने की शाखों और पत्तों को हाथ से हटाकर बाहर निकाल डाली। इसने देखा कि चारों डाकू नशे में धुत हैं। 2 डाकू तो पी पी कर शायद बेहोश हो गए थे। एक शराब की बोतल हाथ में लिए जमीन पर बैठा आगे पीछे झूल रहा था। तीसरा डाकू भी बोतल थामे जमीन पर बैठा था और बेहोशी में कुछ कहता जा रहा था और साथ साथ बोतल मुंह के साथ लगाकर घूंट भी बढ़ता जाता था। दूसरी जानब से तवाइफ के मुजरा गाने की आवाज बराबर आ रही थी। दूसरे डाकू के शोर शराबे की आवाजें भी आ रही थी। शाहद अली इस इंतजार में था कि ये बाकी दोनों डाकू भी बेहोश हो जाएं तो वो बाहर निकले। शराब ऐसी वाहियात शय है कि आदमी थोड़ी सी भी पिए तो मत मारी जाती है और ज्यादा चढ़ जाने के बाद तो आदमी के कुछ होश नहीं रहता। आखिर बाकी के 2 डाकू भी अपनी अपनी बोतल खाली करने के बाद वहीं लड़के। इससे बेहतर सुनहरी मौका शाहद अली को शायद कभी नहीं मिल सकता था। वो उठा, पूरी एहतियात और पूरी ताकत के साथ इसने दरख्त के एक तिरछे लगे हुए भारी टहन को एक तरफ खिसका कर इसी जगह बना ली कि इसमें से रेंग कर गुजर सकता था। दूसरे लम्हे वो गांव से बाहर था। चारों डाकू शराब के नशे में धुत बेहोश पड़े थे। सामने वाले दरख्त में लालटेन रोशन थी। वो इसकी रोशनी से अपने आप को बचाता हुआ बाई जनब से होकर कदम कदम करके चलता ऊंचे नीचे दरख्तों की ढलान पर आ गया। ढलान उतरते वक्त इसकी रफ्तार अपने आप तेज हो गई और लोहे के कड़े इसके टखनों से टकराने लगे, जिससे तकलीफ शुरू हो गई। शाहद अली बैठ गया, चारों हाथ पांवों पर ढलान उतरने लगा। इस तरीके से वो बड़ी जल्दी ढलान उतर गया। अब इसके सामने अंधेरा खतरनाक जंगल था, जिसमें से इसे कदम कदम चलकर रास्ता तय करना था। बहुत जल्द इसको मालूम हो गया कि कदम कदम भी ज्यादा देर तक ना चल सकेगा। लोहे के कड़े इसके टखनों से टकरा कर दर्द पैदा कर रहे थे, मगर इसकी मजबूरी थी। वो रुक नहीं सकता था, वह इसके टुकने लहू लहान हो जाएं। इसे चलते जाना था और डाकुओं की कमी गांव से दूर निकल जाना था। वो ज्यादा तेज चल भी नहीं सकता था, इसके बावजूद वो चलता चला गया। इसने सुन रखा था कि नजीबाबाद का ये जंगल खूनख्वार दरिंदों और खतरनाक मोजी सांपों और दूसरे हशरातुल अर्ज से भरा पड़ा है, मगर जब जान पर बनी हुई हो तो आदमी मौत के सामने से भी गुजर जाता है। शाहद अली को अगर कोई चीज तकलीफ दे रही थी
और इसको आहिस्ता चलने पर मजबूर कर ही थी। वो इसके पाँव में पड़े हुए आहनी खड़े थे। खतरा भी इसके सर पर मंडला रहा था। अगर कोई डाकू मुजरा सुनते सुनते उठकर इसकी खबरगिरी करने गार की तरफ आ गया और इस पर इसके फरार का राज खुल गया तो वहां शोर मच जाएगा और डाकू इसके पीछे निकल आएंगे। पुलिस से तो वो बचकर निकल जाया करता था, मगर इन डाकुओं से बचकर निकलना महाल था, क्योंकि ये लोग जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। वो जंगल का घेरा डालकर इसे बड़ी आसानी से पकड़ सकते थे, जबकि इससे भागा भी नहीं जाता था। मगर ये इसकी खुशकिस्मती थी कि अपनी कमी गांव में तकरीबन सारे के सारे डाकू शराब में मदहोश थे और तवाइफ के मुजरा गाने की आवाज़ भी इसे दूर तक सुनाई देती रही, जो अब सुनाई नहीं दे रही थी। अगर कोई शय इसके काम आ रही थी तो इसका अपने खुदा की ज़ात पर भरोसा और अपनी सख्त जानी थी। एक बार इसे लगा जैसे इसके टुकड़ों खून बहने लगेगा। वो बैठ गया। इसने अपने टुकड़ों पर हाथ फेरा। खून नहीं निकल रहा था, मगर इसके टुकड़ों की हड्डियां जैसे सूज गई थी। अंधेरे में इसे अपने करीब ही खाई पर कुछ शय दिखाई दी। इसने हाथ लगाकर देखा। वो खद्दर का एक कुर्ता या देहाती किस्म की सदरती थी, जिसका हिस्सा बारिशों की वजह से पड़े पड़े गल सड़ गया था। शहाद अली ने इसे उठाकर इसे जड़ा तो इसका एक और टुकड़ा अलग होकर नीचे गिर पड़ा। ये खद्दर का गला सड़ा कुर्ता इस वक्त बहुत बड़ी नेमत थी। इसने इसके दो हिस्से किए और एक हिस्सा पाँव के एक कड़े के गिर्द और दूसरा हिस्सा दूसरे पाँव के गड़े के गिर्द अच्छी तरह से लपेट दिया। अब वो उठकर चला तो इसको सुकून महसूस हुआ। लोहे के कड़े इसके टखनों से टकरा कर दर्द पैदा नहीं कर रहे थे। इसके बाद शहाद अली ने अपनी रफ्तार तेज कर दी।